वेलकम टू अनअकैडमी। माय नेम इज तलवीर सिंह और स्वागत है सभी का आज की क्लास में। फटाफट से सारे के सारे स्टूडेंट्स आ जाओ। 1 मिनट के अंदर अंदर अपनी पॉजिटिव अफर्मेशन लिखिए और फिर शुरू करते हैं अपनी क्लास। गुड इवनिंग जी, गुड इवनिंग। आ जाओ आ जाओ, चलिए। चलिए, तो एंशियंट इंडिया के बारे में कुछ पॉइंट्स हैं जो पढ़ेंगे। एंशियंट यूनिवर्सिटीज तो हमने कवर कर ली थी जहां तक मुझे याद है ना। तक्षशिला, नालंदा वगैरह सब हमने कवर कर लिया था। अब तक एंशियंट एजुकेशन के बारे में हम कुछ चीजों को करने वाले हैं, ठीक है। एंशियंट एजुकेशन समझ रहे हो कि कैसे, मतलब क्या क्या किस तरीके का एजुकेशन सिस्टम होता था। अब इसको ना बहुत ज्यादा डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है। इसके अंदर जो स्टैटिक पोर्शन होगा ना उस पर आप लोगों ने ध्यान देना है। जो स्टैटिक पोर्शन होगा उस पर आप लोगों ने ध्यान देना है कि किस तरीके से वो सिस्टम है वो काम करता था। तो अगर हम फंडामेंटल की बात करें तो एंशियंट एजुकेशन सिस्टम का जो फंडामेंटल था वो ये था कि हम एजुकेशन के थ्रू जो डेथ और फर्टिलिटी ऑफ मंडेन पर लेजर हैज बीन प्रोवाइडेड देम द स्पेशल एंगल। मतलब जो एंशियंट एजुकेशन था ना उसका जो ओवरऑल ऑब्जेक्टिव था वो एक तरीके से मोक्ष की प्राप्ति बोला जाता था कि हम अपनी एजुकेशन को इस लेवल पे लेके जाएंगे कि स्टेप बाय स्टेप हमें मोक्ष की प्राप्ति हो जाएगी। मतलब एक डेफिनेट डील है और डेफिनेट मिशन होता था कि हाँ हमें क्या करना है, हमें मोक्ष की प्राप्ति चाहिए। हमें किस तरीके से मतलब ये जो दुनियाई चीजें हैं, ये जो मटीरियलिस्टिक चीजें हैं, वो सब चीजों से हमें क्या होना है, हमें बाहर जाना है। ये जितनी भी मटीरियलिस्टिक चीजें हैं इनसे बाहर निकल के हमें मोक्ष की प्राप्ति चाहिए। हमें उन चीजों के बारे में सोचना है जो स्पिरिचुअलिटी से रिलेट करती है। किसके साथ रिलेट करती हैं? स्पिरिचुअलिटी के साथ रिलेट करती हैं। तो पहले सूत्रा लिटरेचर आया, जिसके बाद वैदिक लिटरेचर आया 600 बीसी से 200 बीसी तक। अब इसके दौरान कुछ चीजें आई जिनके आपने नाम याद रखने हैं। पतंजलि का योगा, गौतम की न्याय फिलॉसफी और मीमांसा शास्त्र। तो हमने सबसे इंपॉर्टेंट जो पहले पढ़ना है वो पढ़ना है वेदास के बारे में, ठीक है, क्योंकि वेदास को बेस बना के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। वेद है वो एक विद वर्ड है जिसका मतलब होता है नॉलेज। आप लोगों को पता है कि 4 वेद हैं और उन वेदास के बारे में ये लिखा गया है कि जो भी वेदास में लिखा गया है वो ट्रूथ है। वेदास के आपको इंडियन लॉजिक में भी पढ़ाया था कि उस नॉलेज को आप चैलेंज नहीं कर सकते। अप्रविद्या, जो परविद्या वाला पॉइंट था ना, कि वो ऐसी नॉलेज है जिसको आप किसी भी तरीके से चैलेंज नहीं कर सकते। उस चीज को आप किसी भी तरीके से चैलेंज नहीं कर सकते, वही सच्चाई है। क्या लिखा हुआ? वेदा इज सपोज टू बी बाउंडलेस बिकॉज नॉलेज इज बाउंडलेस। तो ये बोला गया था कि जो वेदास हैं वो बाउंडलेस हैं, इस वजह से नॉलेज भी बाउंडलेस होती है। तो उस टाइम पे नॉलेज को 2 तरीके से पार्ट में डिवाइड किया गया था, बताया था ना, पर विद्या और अपर विद्या। पर विद्या हाईएस्ट नॉलेज थी जो स्पिरिचुअल डोमेन होती थी, जो डायरेक्ट गॉड से, समझ रहे हो ना, द स्पिरिचुअल विजडम, जो स्पिरिचुअल विजडम के बारे में बात किया जाता था। डिवाइन एजुकेशन जो मेन अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव होता था, उसको अचीव करने में पर विद्या का रोल होता था। और जो अपर विद्या थी वो लोअर नॉलेज थी और वो सेकुलर साइंस के साथ रिलेट करती थी। वी गेन नॉलेज अबाउट फिजिकल, मटेरियलिस्टिक एंड कंफर्टेबल लाइफ हियर। द लोअर नॉलेज एंड द सेकुलर साइंस, मतलब ये स्पिरिचुअल विजडम हो गया, ये स्पिरिचुअल हो गया और ये सेकुलर हो गया।
ऊपर किसकी बात कर रहे हैं? स्पिरिचुअल की, और नीचे सेकुलर की, राइट। इन एंशिएंट बोथ फॉर्मल एंड इनफॉर्मल वेज ऑफ एजुकेशन सिस्टम एग्जिस्ट। उस टाइम पे क्या होता था, दोनों तरीके की एजुकेशन आपको प्रोवाइड की जाती थी, चाहे आप कौन सी होती थी, चाहे वो आप फॉर्मल, मतलब आप स्कूल तो नहीं बोलते थे उस टाइम पे, जो गुरुकुल वगैरह बने हुए होते थे, है ना, उस तरीके से वहां पर भी जाते थे और आपको घर पे भी पढ़ाया जाता था, ठीक है, कैंपस में, पाठशाला में गुरुकुल्स वगैरह बनाए जाते थे। और जो मेन सेंटर ऑफ लर्निंग का होता था उस टाइम पे टेम्पल्स ही होते थे, ठीक है। मंदिरों में बच्चों को क्या की जाती थी, पढ़ाई की करवाई जाती थी। और जो गुरुकुल होते थे वो बेसिकली गुरु का घर होता था, जो गुरु होते हैं उनका घर होता था, जहां पे जाके बच्चे पढ़ाई करते थे। गुरुकुल को आश्रम भी बोल दिया जाता था, वर द रेजिडेंशियल प्लेस ऑफ लर्निंग। वहां पर क्या करते थे, बच्चे जाते थे और वहां पे रह के क्या करते थे, वो पढ़ाई करते थे। वहां पर जो गुरु होता था उनको पढ़ाता था, उनकी नॉलेज को एनहांस करता था, उनकी क्रिएटिविटी को क्या करता था, एनहांस करता था। मनन शक्ति माइंड से रिलेट करता है, जिसका मतलब है थिंकिंग प्रिंसिपल। जो थिंकिंग प्रिंसिपल है उसको क्या बोला जाता था, मनन शक्ति। जो माइंड से रिलेट करता है, मन की शक्ति, वाज रिकॉग्नाइज्ड हायर देन द सब्जेक्ट ऑफ थिंकिंग। तो इसको हाईएस्ट लेवल की थिंकिंग बोला जाता था। तो शुरू में जो जितना भी फोकस होता था वो माइंड पे ही होता था। किस पे फोकस होता था? माइंड पे ही फोकस होता था, दिमाग को डेवलप करने के बारे में बोला जाता था। उस टाइम पे ऐसा नहीं था कि वुमेन एजुकेशन को फोकस नहीं किया गया था। कुछ लेडीज, इससे आपको एक बार पीवाई क्वेश्चन भी पूछा गया था, कुछ लेडीज भी थी जो एजुकेशन की फील्ड में काफी ज्यादा फेमस हुई थी। मैत्रेया, विशंबरा, अपाला, गार्गी, लोपामुद्रा, ये कुछ ऐसे नाम थे जिन्होंने, मतलब जो लेडीज थी उन्होंने भी इस फील्ड में क्या किया, काफी काम किया, काफी अपना एक नाम बनाया। ऐसा नहीं होता था कि उस टाइम पे लेडीज को या गर्ल्स को पढ़ाया नहीं जाता था, वो एक अलग डोमेन आ जाता है कि कुछ खुद से पढ़ना नहीं चाहती थी और कुछ सिर्फ अपनी शादी तक पढ़ती थी, कुछ ऐसी होती थी जो शादी नहीं करती थी, वो बाद में भी पढ़ती थी, ठीक है, वो अलग चीज है। बट यहाँ पर इनके नाम आप लोगों ने याद रखने हैं, ठीक है, ये जो नाम है, ये नाम है, ये इंपॉर्टेंट है। एजुकेशन वाज अ मैटर ऑफ इंडिविजुअल कंसर्न। उस पे क्या होता था, जो नॉलेज होती थी ना, जब पढ़ाई करनी है, वो हर किसी का पर्सनल मैटर होता था। अगर मेरा दिल करेगा तो मैं पढ़ूंगा, अगर मेरा दिल नहीं करेगा तो मैं नहीं पढ़ूंगा, ऐसा सिस्टम होता था। समझ रहे हो ना? पर्सनल मैटर होता था, बहुत लोग जाते थे और बहुत लोग नहीं जाते थे। वैदिक टीचिंग इज अटेंशन ऑफ साउंड वर्ड पदास एंड प्योर ओरल एजुकेशन गिवन थ्रू चिंतन। तो जो वर्ड्स होते थे उनको पदास बोला जाता था, और जो ओरल पढ़ाने वाली, मतलब बोल के शब्द बोले जाते थे, उनको चिंतन बोला जाता था, थिंकिंग। समझ रहे हो ना? चिंतन, दिमाग लगाना, जैसे मेडिटेशन बोलते हैं ना, उस चीज को। तो इंडिविजुअल कंसर्न था, हर किसी को जो जैसे पढ़ना चाहता था वैसे पढ़ता था। और जब बच्चा पास हो जाता था, वो गुरु दक्षिणा में को क्या करता था, गुरु को कुछ भी चप्पल दे दिया, या कुछ फीस नहीं चार्ज करते थे, स्लीपर वगैरह, चप्पल दे दिया, छाता दे दिया, धोती दे दी, कुछ कपड़े दे दिए, ये क्या करते थे, वो आपके मतलब बच्चों को दिया जाता, बच्चों के द्वारा टीचर्स को दे दिया जाता था। उपान्याय, जब बच्चा पढ़ाई शुरू करता था उस टाइम पे सेरेमनी होती थी जिसको क्या बोला जाता था, उपान्याय। जब 5 साल का बच्चा हो जाता था, उसको उस टाइम पे जो एजुकेशन होती थी उसको विद्यारंभ बोला जाता था। और उपान्याय वाज अ सेरेमनी विच द चाइल्ड इज कॉल्ड बॉर्न, और इसी को द्विज बॉर्न भी बोला जाता था, दूसरा जन्म। ठीक है जी, उपान्याय का मतलब जो दूसरा जन्म हुआ बच्चे का, कि हाँ बच्चे अब, मतलब टीचर के पास बच्चों का दोबारा एक नया जन्म हुआ, क्योंकि वो उसके गुरु हैं। ठीक है, मतलब एक तो माँ बाप होते हैं गुरु, और एक जो गुरु उनका किसके बारे में बात करता है, दूसरा जन्म, कार्ल द्विज बॉर्न, दूसरा जन्म, है ना, ये वाला पुनर्जन्म, एक तरीके से नया जन्म, आप ऐसा बोल सकते हो। अब ये वाला है, द सेरेमनी वाज कंडक्टेड बिटवीन 8 to 12 ईयर, द स्टूडेंट इज कॉल्ड ब्रह्मचारियन। 8 से 12 साल की उम्र के बीच में जो सेरेमनी होती थी उसको क्या बोला जाता था, ब्रह्मचारियन, आप लोगों को पता है। उसके बाद उत्सर्जन सेरेमनी होती थी जिसको समापवर्तन बोला जाता था। कन्वोकेशन को क्या नाम दिया जाता, समापवर्तन, मतलब समाप्त हो गया, क्या हो गई है, पढ़ाई समाप्त हो गई है, उसको समापवर्तन, जैसे कन्वोकेशन होता था वो बोला जाता था। अब ये जो ड्यूरेशन ऑफ एजुकेशन की, ये इंपॉर्टेंट है। 3 लेवल पे पढ़ाई होती थी। पहला, जो 24 साल तक की एज तक पढ़ते थे उनको वसु बोला जाता था, जो 36 तक पढ़ते थे उनको रुद्र बोला जाता था, और जो 48 तक पढ़ते थे उनको औदित्य बोला जाता था। मतलब इतनी देर तक लोग पढ़ते रहते थे। 24 साल तक वसु, रुद्र और आदित्य, DVRA, वसु, रुद्र और आदित्य, ये इनके नाम थे।
करिकुलम होते थे, उसमें वही सारी चीजें पढ़ाई जाती थी, जैसे वैदिक लिटरेचर पढ़ाया जाता था, हिस्टोरिकल स्टडीज करवाई जाती थी, हीरोज के लाइफ के बारे में पढ़ाया जाता था। यही पुराने टाइम पे जो चीजें होती थी उन्हीं चीजों पे फोकस किया जाता था। माइंड पे फोकस होता था, थिंकिंग को सबसे हायर लेवल ऑफ नॉलेज माना जाता था, सिखाया जाता था और उन चीजों को क्या किया जाता था, अप्लाई भी किया जाता था। ह्यूमन सोल वाज द मटीरियल, चित्ता वृत्ति निरोधा, विच ऑफ द कंट्रोल ऑफ मेंटल एक्टिविटीज कनेक्टेड विद द कंक्रीट वर्ड, डिजाइन ऑफ करिकुलम वाज वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, ये वही पहले पॉइंट जो अपने पहले वाले पॉइंट्स है जो स्टार्टिंग में पढ़े थे, ठीक है, उन्हीं को एक्सप्लेन किया गया है। कर्मा की बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस थी, आप लोगों को पता है कर्म क्या बोलता था, कर्मा इज अ, अच्छी बात है कि कर्म जो करोगे वो आपको घूम फिर के आपके पास आ जाएंगे, है ना। तो उस चीज पे फोकस किया जाता था कि अच्छे कर्म करो, अगर अच्छे कर्म करोगे तो ही तुम्हारे साथ अच्छा होगा। अगर आज तुम किसी के साथ अच्छा करोगे तो तुम्हारे पास चीजें अच्छी होके आएंगी, और अगर तुम किसी के साथ बुरा करोगे तो वो बुरी चीजें घूम के तुम्हारे पास आएंगी। और अल्टीमेट जो एम होता था वो मोक्ष की प्राप्ति होती थी। अल्टीमेट एम क्या होता था, मोक्ष की प्राप्ति होती थी रिलीजन और एजुकेशन के थ्रू। Women education was also not neglected and they were taught the Vedas and Vedangans. They were called ऋषिकस, जो उनको क्या बोला जाता था, ऋषिकस बोला जाता था। तो ये दो कैटेगरीज में वुमेन एजुकेशन को डिवाइड किया गया था। एक कौन सी थी, साध्यो वहस और ब्राह्मी विधि विनाश, जो अपनी मैरिज तक पढ़ती थी, जो लेडीज अपनी मैरिज तक पढ़ाई करती थी उसको क्या बोला जाता था, साध्यो दभस। और ये देखो इसमें ब्रह्मचार्य, ब्राह्मण वर्ड है ना, ब्रह्मचार्य जैसे लोग बोलते हैं, तो ये वो लेडीज होती थी जो शादी ही नहीं करती थी। ठीक है जी, जो शादी ही नहीं करती थी वो अपनी मैरिज को ही कैंसिल कर देती थी और अपनी एजुकेशन को ही क्या करती थी, कंटिन्यू करती थी। वो क्या करती थी, वो पढ़ाई ही नहीं करती थी और एजुकेशन को ही, सॉरी, शादी नहीं करती थी और उनकी एजुकेशन को ही क्या किया जाता था, कंटिन्यू कर दिया जाता था। ऑब्जेक्टिव ऑफ एजुकेशन वाज थ्री फोल्ड, तीन तरीके की एजुकेशन का मेन फोल्ड था। पहला नॉलेज को एक्वायर करना, रिलीजियस ड्यूटीज को, और करेक्टर, मतलब करेक्टर बिल्डिंग पे बहुत ज्यादा फोकस किया जाता था, क्योंकि उस टाइम पे माना जाता था कि जो आप दिखते हो ना, मतलब आप एक रोल मॉडल की तरह होने चाहिए। आपका करेक्टर बिल्डिंग पे सबसे ज्यादा फोकस किया गया था। किस पे फोकस किया गया था, करेक्टर बिल्डिंग पे, कि आपका करेक्टर बिल्ड बहुत सही होना चाहिए। मतलब आपके करेक्टर पे कोई ऐसे कहना दे कि हाँ ये अच्छा नहीं है, आपके करेक्टर पे बहुत ज्यादा फोकस किया गया था उस टाइम पे। अब ये आते थे हमारे कुछ गोल्स, मोक्ष, धर्म, कर्म, अर्थ, काम, धर्म और मोक्ष। तो ये इस तरीके से क्या होता था, लेवल्स बढ़ते थे। सबसे लास्ट वाला लेवल कौन सा होता था, मोक्ष की प्राप्ति को बोल दिया जाता था। अर्थ, काम, धर्म और मोक्ष, जैसे मास्लो ने हायरार्की दी है ना, उसी तरीके से। तो सबसे लास्ट लेवल कौन सा रहता था आपका, मोक्ष। शुरू कहां से करते थे, अर्थ, काम, धर्म, मोक्ष। तो इस तरीके से स्टेप बाय स्टेप क्या करते थे, हम आगे बढ़ने की कोशिश करते थे। मतलब सेल्फ एक्चुअलाइजेशन के भी बाद रखा गया ना इसको, अगर आप देखोगे तो इसको सेल्फ एक्चुअलाइजेशन के भी बाद रखा गया। मतलब वो डोमेन ही नहीं है किसी तरीके से, उस डोमेन को एक्सप्लेन ही नहीं किया जा सकता। वो जो डोमेन है उस डोमेन को किसी तरीके से एक्सप्लेन ही नहीं किया जा सकता, उस डोमेन को किसी भी तरीके से एक्सप्लेन नहीं किया जा सकता, अब ये मान के चलो। ओके, तो उस टाइम पे तकरीबन 64 प्रोफेशंस के आसपास होते थे, बच्चों को पढ़ाई करवाई जाती थी। ठीक है, 64 के करीब सब्जेक्ट्स होते थे। यंग मैन यूज टू वर्क अप्रेंटिस अंडर अ ट्रेनर फॉर अ नंबर ऑफ ईयर एंड गेन। तो जो प्रैक्टिकल नॉलेज होती थी वो कैसे ली जाती थी, वो एक ट्रेनर के अंडर रह के ली जाती थी, और उसको क्या बोला जाता था, अप्रेंटिस। ये तो आजकल भी वर्ड यूज होता है, तो ये एंशियंट टाइम से ही है। ठीक है, कि अगर आप कोई स्किल सीखना चाहते हो तो आप किसी पर्सन के अंडर रह के उस स्किल को क्या कर सकते हो, सीख सकते हो। एजुकेशन फ्री थी, उसमें कुछ पैसे नहीं लगते थे। द वर्ड रता इन वैदिक एजुकेशन हैज टू मीनिंग, नेचुरल ऑर्डर एंड मॉरल ऑर्डर। तो ये रता वर्ड, RTA वर्ड है ना, इसका मेन मीनिंग होता था एक नेचुरल ऑर्डर और एक मॉरल, मतलब एक जो हमारी सृष्टि है उसके अकॉर्डिंग, और दूसरा आपके मॉरल एथिक्स के अकॉर्डिंग जिसकी बात की जाती है। उस टाइम पे कुछ गुरुज होते थे, जैसे आचार्य होता था, द टीचर टू टीच विदाउट चार्जिंग फीस, जो किसी भी तरीके से कोई फीस नहीं लेता था। वो टीचर जो किसी भी तरीके से फीस नहीं लेता था,
वो क्या करते थे, उसको आचार्य बोल दिया जाता था। उपाध्याय जो अपनी लाइवलीहुड के लिए और वेदास का कुछ पोर्शन ही पढ़ाता था, उसको उपाध्याय बोल दिया जाता था। चरक, चरक होते थे वॉन्डरिंग स्कॉलर्स टू विजिट नेशन, जो यहां से वहां क्या करते रहते थे, घूमते रहते थे। क्या करते रहते थे, घूमते रहते थे। जैसे ह्यूम सांग था, इसने नॉलेज इधर उधर से क्या की, घूम के ली, घूमते फिरते। गुरु यूज्ड टू लीड अ गृहस्थ लाइफ बाय इम्पार्टिंग एजुकेशन एंड मेंटेनिंग, और जो गुरु होता था वो खुद भी अपनी गृहस्थी में रहता था और अपनी जिंदगी को भी जीता था और बच्चों को भी पढ़ाता था। योजनास्तिक, they were famous for profound scholars, students from distant places would visit to seek education, जिनके घर में जाते थे। और शिक्षिका, इंस्ट्रक्शन इन आर्ट सच एज डांसिंग, ठीक है, तो ये जो डांसिंग में पढ़ाया जाता था। तो ये गुरुस है, कुछ मैच द कॉलम में कई बार पूछ लिया जाता है। मेन चीज आप लोगों ने याद रखनी है, सबसे हाईएस्ट लेवल किसका है, आचार्य का, जो बिना किसी सोच के बारे में पढ़ा रहा है। उपाध्याय है जो पैसे लेके या अपनी लाइवलीहुड अर्न कर रहा है। चरक जो घूमते रहते हैं। गुरु जो गृहस्थ में रह चुका है। और जो योजनास्तिका है, ये क्या है, ये बहुत ज्यादा फेमस स्कॉलर्स होते थे जिनके पास दूर दूर से बच्चे आते थे। और शिक्षिका जो कि इंस्ट्रक्शन दी जाती। गुरुकुल क्या होते थे, गुरु का घर, है ना। गुरुकुल क्या होते थे, गुरु का घर होते थे। गुरु का घर मतलब गुरु के घर में जाके जब पढ़ाई करते थे। उसके बाद होते थे परिषद। परिषद क्या होता है, स्टूडेंट यूजली सेटल फॉर हायर एजुकेशन। परिषद ओरिजिनली यूज टू हैव 3 ब्राह्मण्स। तो परिषद में क्या होते थे, 3 ब्राह्मण होते थे। द नंबर ग्रेजुअली इंक्रीज एंड परिषद इवन कंसिस्ट ऑफ 20 ब्राह्मण्स हु वर वेल स्विफ्ट। मतलब ये बनाए जाते थे, सेपरेटली बनाए जाते थे, जहां पर मिनिमम 3 स्कॉलर्स होते थे। और धीरे धीरे अगर इंक्रीज होते जाते थे बच्चों का नंबर, तो 3 से कितने होते जाते थे, 3 से लेके 20 तक भी चले जाते थे। 3 से लेके 20 तक भी चले जाते थे। और ये एक तरीके से गैदरिंग्स होती थी, किसके द्वारा, किंग्स के द्वारा ये गैदरिंग है वो करवाई जाती थी। गोष्ठी और कॉन्फ्रेंस, जैसे आप लोगों को पता है टाइम टू टाइम अलग अलग जगह पे गोष्ठियां होती थी, किसी पर्टिकुलर टॉपिक को लेकर डिस्कशन होती थी, है ना। पर्टिकुलर जगह पे क्या होती थी, डिस्कशन होती थी, मीटिंग्स होती थी, उसको गोष्ठी बोल दिया जाता है। और आश्रम जहाँ हर्मिटेज होते थे, ये जो जंगल दूर दराज के एरिया में बनाया जाता ना, एक शांत जगह पर किसी नदी के किनारे क्या बना दिया जाता था, आश्रम बना दिया जाता था, जहां पे जाके बच्चे क्या करते थे, पढ़ाई करते थे। वो छोटे छोटे आश्रम बना दिए जाते थे और वहां पे मतलब एकदम शांति होती थी। मोस्टली ये जंगल में होता था या किसी नदी के पास, किसी पहाड़ी पे, जहां पर ये क्या किया जाता था, अब बच्चे वहां से अब जाके पढ़ाई कर सकते। और जैसे आश्रम ऑफ भारद्वाज एट प्रयाग, प्रयाग में अभी भी, जैसे इंडिया में अभी भी ये बहुत सारे आश्रम बने हुए हैं। वो अलग बात है कि अभी उनकी इंपॉर्टेंस उस तरीके की नहीं है जिस तरीके की पहले थी, बट स्टिल देयर आर सम आश्रम, स्टिल देयर आर आश्रम्स इन इंडिया। A full-fledged ashram is described as consisting of several departments such as अग्नि स्थान, जहां पे फायर वर्कशॉप आती है, ब्रह्म स्थान जहां पर वेदास होता था, और विष्णु स्थान राजनीति, अर्थनीतिक और वर्ता की स्टडी करवाई जाती थी। उसके बाद आता है विद्यापीठ, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर स्पिरिचुअल एस्पेक्ट, किसके द्वारा, श्री शंकरा। जैसे श्रीनगर, कांची, द्वारकापुरी में ये क्या किए गए हैं, विद्यापीठ का मतलब जो स्पेशल एजुकेशन के लिए, ठीक है, स्पिरिचुअल एस्पेक्ट, जो मतलब जिनका फोकस नॉर्मल पढ़ाई करवाना नहीं है, स्पिरिचुअल एस्पेक्ट के बारे में बात करते हैं। किसके बारे में, स्पिरिचुअल एस्पेक्ट के बारे में, धार्मिक एजुकेशन के बारे में। और घतिकास, बोथ टीचर एंड पपिल मेट एंड डिस्कस्ड, द कल्चर स्कॉलर वुड मीट, डिस्कस एंड क्लैश आल्सो इन साउथ इंडिया, कॉलेज आर कॉल्ड घतिकास इमर्ज फ्रॉम टेम्पस। घतिका भी एक तरीके के कॉलेजेस होते थे, छोटे लेवल पे होते थे, और क्या करते थे, वहां पर लोग जो टीचर और पपिल है वो मिलते थे, डिस्कस करते थे, डिबेट होती थी, और वो अपने अपने विचार हैं वो क्या करते थे, एक्सप्रेस करते थे। अग्रहार्स, these are settled for ब्राह्मण्स in the where they used to teach, ये स्पेसिफिकली ब्राह्मण्स के द्वारा विलेजेस में सेट किए जाते थे। मठ होते थे, residing and receiving religious and secular instructions, these mutts belongs to both Shiva and Vaishnava sects and normally attached to some temples, ठीक है, किसके साथ होता था, टेम्पल्स के साथ रिलेटेड होते थे। ब्रह्मपुरी, a settlement of learned Brahmins in towns and cities in selected areas, और विहार, अब बुद्धिस्ट मोनेस्ट्रीज। तो जो बुद्धिस्ट, ये आप लोगों ने याद रखना है, जो बुद्धिस्ट मोनेस्ट्रीज थी ना, उनको क्या नाम दिया गया था, विहार नाम दिया गया था, विहार नाम दिया गया था। ये इतने ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, जो ये वाले हैं ना स्टार्टिंग वाले, वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जो स्टार्टिंग वाले हैं वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो याद रखिएगा, मैच द कॉलम में कई बार पूछ लेते हैं, जो बुद्धिस्ट मोनेस्ट्रीज हैं वो किसके अंडर कवर होते हैं,
वो विहार के अंडर कवर होते हैं, उनको विहार बोले जाते हैं। एम क्या था देखो, हाँ बस इसका क्रक्स याद रखिए और ज्यादा डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है। अल्टीमेट एम ऑब्जेक्टिव क्या था, मोक्ष की प्राप्ति, कैरेक्टर बिल्डिंग, रिलीजियस नॉलेज और स्ट्रेस ऑन सोशल ड्यूटी। समझ रहे हो ना, वही तीन फ्रेम की बात हो रही थी कि मॉरल ड्यूटीज हैं, रिलीजियस वैल्यूज, कैरेक्टर बिल्डिंग और मोक्ष की प्राप्ति। यही क्या थे, दीज आर द मेन एम्स, यही वो सारे मेन एम्स थे किसके, आपके एंशिएंट एजुकेशन सिस्टम के। एंशिएंट एजुकेशन सिस्टम में आप बस इन्हीं सारी चीजों पे क्या करना चाहते थे, फोकस करना चाहते थे। ओवरऑल पर्सनैलिटी और रिच कल्चर। एंशिएंट एजुकेशन में फोकस होता था कि आपकी पर्सनैलिटी को डेवलप किया जाए, मतलब होलिस्टिक डेवलपमेंट का कंसेप्ट वहीं से आया। क्लियर है जी। होलिस्टिक एजुकेशन जो हम आज बोलते हैं ना कि ओवरऑल डेवलपमेंट के बारे में बात करनी चाहिए, किस तरीके से हम ओवरऑल डेवलपमेंट कर सकते हैं, तो उसका कंसेप्ट है ना आज से नहीं है, वो कंसेप्ट आज से नहीं है, वो कब से है, वो एंशिएंट टाइम से ही चल रहा है। कहां से चल रहा है, वो एंशिएंट टाइम से ही चल रहा है, आज से नहीं चल रहा। 2 स्टेजेस एजुकेशन केसेस में, 2 स्टेजेस बहुत इंपॉर्टेंट थी। जैसे एज 5 पे विद्यारंभ, जिसको वो बोला था ना द्विज, दूसरा जन्म, उसको विद्यारंभ भी बोला गया था। और दूसरी कौन सी थी, उपान्याय, सेक्रेड थ्रेट इन द होम ऑफ गुरु लर्न हैड सेकंड बर्थ एंड कॉल्ड द्विज। ठीक है, ये उपान्याय सेकंड जो धर्म है ये वाला रीबॉर्न, और विद्यारंभ 5 साल की उम्र में, और ये 8 से 12 साल का जो हमने पहले पढ़ा था उपान्याय। और एंड में क्या बोलते हैं, लास्ट में क्या बोलते थे, समापवर्तन, समापवर्तन होता था, जहां पर क्या कर दिया जाता था, कन्वोकेशन, जिसको क्या नाम दिया जाता, कन्वोकेशन, कन्वोकेशन, फेयरवेल, समापवर्तन, द्विज, सेकंड जन्म, ये आप लोगों ने पहले बता दिया। इट स्टार्ट एट द एज बिटवीन 8 से 12 साल। ठीक है, ये जो यही वाला है द्विज, सेकंड बर्थ, वन बर्थ बाय द फादर, 8 से 12 साल के बीच में। और उस टाइम पे बच्चे क्या रहते थे, सेलिबेसी को फॉलो करते थे, ब्रह्मचारियन जिसको बोला जाता था। अब ब्रह्मचारियन आफ्टर फिनिशिंग हिज एजुकेशन टू गृहस्थ और हाउस होल्डर। और इसमें ये भी बोला है कि जब तक मतलब 12 साल तक बच्चे को ब्रह्मचर्या सेलिबेसी फॉलो करनी है, उसके बाद वो बच्चे पे ही छोड़ देते थे, है ना। उसके बाद क्या किया जाता था, बच्चे पे ही छोड़ दिया जाता था कि क्या ये फॉलो करना चाहते हैं, ब्रह्मचर्या को ही फॉलो करना चाहते हैं, या ये गृहस्थ में जाना चाहते हैं। समझ रहे हो ना, वो पूरा कंसेप्ट किसका होता था, वो बच्चे पे डिपेंड करता था कि क्या वो शादी करना चाहते हैं या वो नहीं करना चाहते। अगर हायर एजुकेशन की बात होती थी, उसके लिए एक और कंसेप्ट होता था जिसको बोला जाता था ब्रह्म संघ। ब्रह्म संघ का मतलब इट वाज अपॉर्चुनिटी टू एक्वायर हायर नॉलेज, हायर नॉलेज। The boys practice their ceremony at different age according to their caste. Student had to study in gurukuls for around 12 years. After that, they were allowed to go home and gurus give the final instruction. इसको समावर्तन बोला जाता था। तो लड़के कितनी साल तक पढ़ाई करते थे, 12 साल तक पढ़ाई करते थे। उसके बाद उनके टीचर उनको क्या बोल देते थे, घर भेज देते थे अगर उनकी इच्छा होती है। और उस टाइम पे 12 साल के बाद कौन सा संस्कार होता था, समापवर्तन संस्कार। दैट संस्कार वाज नोन एज समापवर्तन संस्कार। और उसके बाद गुरु दक्षिणा में जो इच्छा होती थी बच्चे टीचर को वो दे देते थे। अगर उनकी इच्छा है कुछ भी देने की, वट एवर दे वॉन्ट, वो गुरु दक्षिणा के रूप में टीचर को वही दे देते थे, छाता, चप्पल, जूते, जो भी उनकी इच्छा होती थी। एजुकेशन वाज इम्पार्टेड थ्रू 3 सिंपल वेज। ये बताया था ना, श्रवण, सुनना। श्रवण का मतलब सुनना, जो सुन के एजुकेशन प्रोवाइड की जाती थी। मनन, मनन का मतलब जब उस चीज को मान लिया जाता है, इट इज कॉल्ड सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन। और निधिनिश्चय का मतलब होता है उसको रियल लाइफ पे अप्लाई करना। मतलब श्रवण ये पहला लेवल, ये दूसरा लेवल और ये तीसरा लेवल। श्रवण मतलब आप सुनते हो, मनन मतलब आप मानते हो, और निधि ध्यान सा मतलब आप उसको अप्लाई करते हो। उसको क्या करते हो, आप अप्लाई करते हो। और जो नॉलेज होती थी उसको प्रैक्टिकली, जो प्रैक्टिकल नॉलेज होती थी उसको क्या बोला जाता था, श्रुतिस बोल दिया जाता था। दैट वाज नोन एज श्रुतिस। श्रुति से उसका नाम दे दिया जाता। ठीक है जी। बुक्स कोई सोर्स का नॉलेज नहीं होती थी, मोस्टली जो एजुकेशन होती थी वो ऑरली ही पढ़ाई जाती थी। प्रैक्टिकल नॉलेज है वो भी ऐसा नहीं है कि सिर्फ उनको किताबों के बारे में ही या पढ़ाया जाता था, उनको प्रैक्टिकल नॉलेज भी दी जाती थी। गुरुकुल और आश्रम में रहते थे, और नॉलेज के लिए उनको सब अपने जो मटेरियल वेल्थ और कंफर्ट्स होते थे उनको क्या करना पड़ता था, छोड़ना पड़ता था, है ना। कि भाई जितने भी उनके
कंफर्ट्स है ना, उन सभी कंफर्ट्स को उनको क्या करके आना पड़ेगा, छोड़ के आना पड़ेगा। सब चीजों का क्या करके आना पड़ेगा, त्याग करके ही आना पड़ेगा अगर आप पढ़ाई करना चाहते हो, है ना, सैक्रिफाइस करके आना पड़ेगा। और उस टाइम पे एजुकेशन का एक सिस्टम भी होता था, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, 4 लेवल्स होते थे। जो ब्राह्मण होते थे जिनको सबसे हाईएस्ट नॉलेज पढ़ाई जाती थी और 5 से 16 साल तक। क्षत्रिय, इनको इनका कनेक्शन किसके साथ होता था, वारफेयर के साथ होता था, और ये एज कितनी है, 6 से 22 साल तक। ये वैश्य जो जो ट्रेड और गेन के साथ होता था, और शूद्र किसी तरीके की नॉलेज नहीं दी जाती थी। ये वारफेयर के साथ हो गए, ये ट्रेड के साथ हो गए 8 से 24 साल तक। ये वारफेयर के साथ हो गए, ये ट्रेड के साथ रिलेट करते थे, और शूद्रा को किसी तरीके की एजुकेशन नहीं प्रोवाइड की जाती थी, शूद्रा को किसी भी तरीके की एजुकेशन नहीं प्रोवाइड की जाती थी। और ये ना सिस्टम उस वहां से जो सिस्टम चला आ रहा है ना, इसकी एग्जांपल्स आज भी देखने को मिलती हैं। हम जितना मर्जी बोलें कि हम एडवांस है ना, आज भी हमको ये चीजें देखनी पड़ती हैं। बच्चों को क्लास में एंटर नहीं होने दिया जाता, अगर वो छोटी जात के हैं तो उनको अलग बेंच पे बिठाया जाता है, उनको पानी की बोतल से पानी नहीं पीने दिया जा रहा, वो अलग अपना बोतल लेके आते हैं, समझ रहे हो ना। यूपी, बिहार में या बहुत सारे स्टेट्स में ऐसी न्यूज अक्सर आप लोगों ने देखी होगी। ऐसा नहीं है कि किसी पर्टिकुलर स्टेट में, बहुत जगह पर ये चीजें आज भी चल रही हैं। इनइक्वालिटीज है, इनइक्वालिटीज हैं, बहुत ज्यादा अभी भी देखने को मिलती हैं। इवैल्यूएशन सिस्टम, और बच्चों का जो इवैल्यूएशन सिस्टम होता था वो 3 स्टेजेस पे होता था, महा, प्रजन, ग्रेड। जिनकी सबसे हाईएस्ट एबिलिटी होती थी, मतलब जो एक्सीलेंट बच्चे होते थे, क्या बोला जाता था उसको, महाप्रजन ग्रेड। और जो मीडियोकर स्टूडेंट होते थे उनको बोला जाता था मध्यम प्रजन, और जो स्टूडेंट्स लो एबिलिटी वाले होते थे उनको अल्प प्रजन। समझ रहे हो ना, ये उसी तरीके से, मतलब ये फर्स्ट आए, ये सेकंड आए, और ये थर्ड आए, ये फर्स्ट, ये सेकंड, और ये थर्ड। महा, मध्य, अल्पा। अल्पा मतलब छोटा, जिसको बोल देते हैं ना अल्पा। तो ये इससे आप लोगों ने याद रखना है इसको। 4 वेदास, तो 4 वेद हैं, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। ठीक है जी, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। अब इन सभी के कुछ कंटेक्स्ट हैं जो आप लोगों ने याद रखने हैं। जो ऋग्वेद है, जो सबसे ओल्डेस्ट स्क्रिप्चर है, दिस इज द होली बुक ऑफ मंत्रा। मंत्र जिसमें बोलते हैं ना मंत्र, जितने भी मंत्र हैं वो किसमें लिखे हुए हैं, ऋग्वेद। उसके बाद आता है यजुर्वेद, गाइड बुक फॉर प्रीस्ट एंड कंटेन्स रिचुअल्स एंड सेरेमोनियल इंस्ट्रक्शंस। जो सेरेमनीज होती है ना अलग अलग तरीके से, उस टाइम पे क्या बोलना है, उस टाइम पे जो इंस्ट्रक्शन देने वाली है, वो किसमें है, यजुर्वेद में। जो सामवेद है, ये इससे पता चलता है ना, साम का मतलब म्यूजिक से, सेरेमोनियल सैक्रिफाइस एंड वेयर वर्कशॉप वर्शिप बुक्स ऑफ चांट्स एंड सॉन्ग्स, म्यूजिक से साथ रिलेटेड है, ये म्यूजिक से साथ रिलेटेड है। और ये अथर्ववेद है, जो इंकनेशन स्पेल्स चार्म्स वंस यूज्ड, जो लास्ट वाला अथर्ववेद चांटिंग के साथ। ठीक है, इनका कीवर्ड आप लोगों ने याद रखना सभी का। ऋग्वेद सबसे पुराना है जिसमें मंत्र की बात हो रही है, यजुर्वेद है जिसमें प्रीस्ट के लिए जो इंस्ट्रक्शंस है वो हैं, सामवेद है जिसमें म्यूजिक के बारे में है, और अथर्ववेद जितने भी स्पेल्स और चार्म्स है वो सारे इसी के अंदर आते हैं, स्पेल्स और चार्म्स इसी के अंदर आते हैं। ठीक है जी, एक सेकंड। ये देखो, इससे और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। मैजिक्स, मैजिक्स
तंत्र मंत्र, तंत्र विद्या। जैसे देखो, ऋग्वेद है जो ज्ञान और नॉलेज के साथ रिलेट करता है, सामवेद है प्रैक्टिस ऑफ भक्ति, मतलब जो आपके म्यूजिक के साथ रिलेट करता है, अथर्ववेद विज्ञान और साइंस के साथ रिलेट करता है, यजुर्वेद कंसेप्ट ऑफ कर्मा के साथ रिलेट। ठीक है, तो 4 वेदास ये है आपका मैजिक के साथ, ये जो लास्ट मैजिक और जो तंत्र मंत्र के साथ रिलेट करता है, ये वाला अथर्ववेद। ठीक है जी। उसके बाद होता था रिवील्ड टेक्स्ट, श्रुति। व्हाट इज हियर? 4 वेदास एंड 108 उपनिषद हैं, वो श्रुति कैटेगरी के अंदर आते हैं, समझ रहे हो ना? जिसको क्या बोला जाता है? रिवील्ड टेक्स्ट, जो सुने जा सकते हैं। और रिमेंबर्ड, जो याद रहते हैं, स्मृति। भगवत गीता, 18 पुराण, अर्थशास्त्र, काम सूत्र, तंत्र और मैनी अदर्स, ये किसके अंदर आते हैं? स्मृति। स्मृति मतलब जो रिवील्ड, श्रुति मतलब जो लिखा गया है। 4 वेदा और 108 उपनिषद हैं, ये किसके अंदर आते हैं? ये श्रुति के अंदर आते हैं, जो लिखे गए हैं, जो दिख रहे हैं, मतलब हम जिनके बारे में सुना है। और बाकी जितने भी हैं, भगवत गीता, 8 पुराण, अर्थशास्त्र, तंत्र मंत्र, बाकी सब चीजें किसके अंदर आती हैं? रिमेंबर्ड, स्मृति। स्मृति समझ रहे हो ना? जैसे रिमेंबर, स्मृति का मतलब याद, जो मतलब रिकॉल किया जा सके, मेमोरी के साथ रिलेट करता है। जो किसके साथ रिलेट करती है? मेमोरी के साथ रिलेट करती है, यादें। श्रुति रिटन, और आप कुछ भी बोल सकते हो, हर्ड और लिखा। जो लिखा हुआ उसी को तो सुनोगे ना, और ये तो ये चीजें याद कर चुके हैं। वैदिक एजुकेशन, रेसिटेशन ऑफ वैदिक हाइम्स इन अर्ली और द मॉर्निंग। तो स्टार्टिंग में क्या होता था, बच्चे सुबह सुबह वेदास को पढ़ते थे, और स्पेशल अटेंशन दी जाती थी कि वो शब्दों को, पदास को बहुत अच्छे तरीके से प्रॉपर प्रोनाउंसिएशन के थ्रू चलाएंगे। द वैदिक नॉलेज वाज इम्पार्टेड बाय द गुरु थ्रू रेगुलेटेड एंड प्रिस्क्राइब्ड प्रोनाउंसिएशन, मतलब प्रोनाउंसिएशन पे बहुत ज्यादा ध्यान दिया जाता था। ज्यादातर एजुकेशन ओरल होती थी और दूसरी होती थी थिंकिंग के थ्रू। 2 ही तरीके से बच्चों को पढ़ाया जाता था, एक तो बच्चों को ओरली पढ़ाया जाता था, और दूसरा बच्चे खुद से सोचते थे। क्या करते थे? थिंकिंग से सीखते थे। और जब बच्चा घर छोड़ता था और कॉलेज स्कूल में जाता था, उसको क्या बोला जाता था? मतलब गुरु के पास जाता था, उपान्याय बोल दिया जाता था। फिर उसके बाद ब्रह्मचर्य और सेलिबेसी होता था, 8 से 12 साल तक कंपलसरी होता था। और फिर इसके बाद बच्चों को छूट होती थी कि अगर वो शादी करना चाहता है तो कर सकता है, और अगर नहीं करना चाहता तो कोई दिक्कत भी नहीं। इसके बारे में हम पहले डिस्कस कर चुके हैं। मॉरल, फिजिकल, स्पिरिचुअल, हर एस्पेक्ट के बारे में बात की गई थी। ह्यूमैनिटी, ट्रूथफुलनेस, डिसिप्लिन, सेम। फॉर्मल और इनफॉर्मल वे ऑफ एजुकेशन, ठीक है, ये हम पहले भी पढ़ चुके हैं कि बच्चों को घर भी पढ़ा दिया जाता था। अगर उनको लगता था कि नहीं, उनके माँ बाप ही उनको पढ़ा सकते हैं, तो बच्चों को घर पे पढ़ाया जाता था। और अगर उनको लगता था कि नहीं नहीं भाई, हमें तो गुरु के पास जाके पढ़ना है, तो उस केस में क्या करते थे? उनको गुरुकुल में जाने के लिए भी भेज दिया जाता था। और ये पर्सनल चॉइस होती थी, ठीक है, ये टोटली आपकी क्या होती थी? ये आपकी टोटली पर्सनल चॉइस होती थी। अगर आप कहीं पे भी जाना चाहते तो आप जा सकते थे। होम्स, विलेजेस, टेम्पल्स होते थे, यंग चिल्ड्रन को गाइड किया जाता था। गुरुकुल के बारे में हम बात कर चुके हैं। वुमेन्स एजुकेशन के बारे में हम बात कर चुके हैं। उसके साथ 64 के करीब क्या होते थे उस टाइम पे? सब्जेक्ट्स होते थे। देयर वर मोर देन 64 सब्जेक्ट्स, 64 के आसपास अलग अलग प्रोफेशंस होते थे। तो जिसको जो पढ़ना है वो पढ़ सकता था, जिसकी जो इच्छा है। वो कोई तीरंदाजी सीखना चाहता है, कोई भाला चलाना सीखना चाहता है, कोई घोड़सवारी सीखना चाहता है, कोई पेंटिंग सीखना चाहता है, जो कुछ सीखना चाहता था। हर डिसिप्लिन की क्या होती थी उस टाइम पे? अवेलेबिलिटी होती थी। आप जो सीखना चाहते हो आप वो सीख सकते थे। हॉलिस्टिक डेवलपमेंट के बारे में बात की गई थी। एजुकेशन वाज मैटर ऑफ इंडिविजुअल कंसर्न, ये हमने बात कर ली है। इनर ग्रोथ के बारे में बात की जा रही है। इट वाज बिलीव दैट डेवलपमेंट ऑफ अ पर्सन मीन प्राइमरी द ट्रेनिंग ऑफ हिज माइंड। फोकस किस पे होता था? सबसे ज्यादा माइंड पे, मनन के बारे में। कॉमन पॉइंट्स हैं, द नॉलेज वुड एनहांस हिज क्रिएटिव कैपेसिटी, द थिंकिंग प्रिंसिपल, मनन शक्ति। सबसे हाईएस्ट लेवल माना जाता था मनन शक्ति, माइंड की। सबसे ज्यादा ऊपर वाली जो नॉलेज है वो कौन सी है? वो मनन शक्ति है। कॉग्निटिव, कॉग्निशन के बारे में बात किया गया था। किसके बारे में?
कॉग्निशन के बारे में बात किया गया। सबसे हाईएस्ट लेवल कॉग्निशन का आता है। अलग अलग सब्जेक्ट्स पढ़ाए जाते थे, ठीक है। ये सब्जेक्ट्स हैं, इनको एक बार देख लेना, कुछ खास नहीं है, जैसे इतिहास, हिस्ट्री, अनिश की लॉजिक, मीमांसा इंटरप्रिटेशन, शील प्रस्ता आर्किटेक्चर, अर्थशास्त्र पॉलिटी, वर्ता एग्रीकल्चर, धनुर्विद्या आर्चर्य, क्रीड़ा फिजिकल एजुकेशन, व्यंबकर एक्सरसाइज, धनुर्विद्या जो आर्करी स्किल्स होते थे, योगा स्थान माइंड और बॉडी, और शास्त्र लर्न डिबेट। ठीक है, ये पेपर में नहीं पूछे जाएंगे वैसे, फिर भी एक बार इनको आप पढ़ लीजिए, थोड़ा सा दिमाग में रखने की कोशिश कीजिए कि किसका क्या नाम है। अगर सब याद भी नहीं होंगे ना, मैच द कॉलम में अगर कोई आया, अगर एक दो भी याद हो गए तो भी आप उसको क्या कर सकते हो, उसका आंसर निकाल सकते हो। इतना डिफिकल्ट नहीं है, एक दो भी अगर मैच हो गए ना तो वहां से भी आप क्या कर सकते हो, आंसर निकाल सकते हो। एक दो को भी मिलाओगे तो वहां से भी आप क्या कर सकते हो, आंसर निकाल सकते हो। फॉर्म्स, गुरुकुल, देखो उपान्याय संस्कार होता था। Pupils left under the roots of their called अंत्यवेसन under the direct supervision of God. गुरुकुल गुरु का घर होता था जहां पर बच्चे जाते थे, पढ़ाई करते थे। The students were like sons of teacher and whole institutions like their family. तो जो गुरु होते थे वो माँ बाप की तरह ही अपने बच्चों का, जैसे अपने बच्चे होते हैं उसी तरीके से वो अपने स्टूडेंट्स का क्या करते थे, ध्यान रखते थे। गुरु को ही बोला गया बेटा, गुरु को ही बोला गया। परिषद, बिगर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन होते थे जहां पर अलग अलग टीचर अलग अलग सब्जेक्ट्स बनाते थे, समझ रहे हो ना। परिषद स्कूल की तरह हो गया, जैसे गुरुकुल तो गुरु का घर हो गया ना, और ये क्या हो गया, परिषद, जहां पर आप बोले जाते हो कि हाँ अब ये पूरा डिफरेंट डिफरेंट सब्जेक्ट्स है। दिस मे बी कंपेयर टू कॉलेज परिषद, समझ रहे हो ना, जैसे कॉलेजेस होते थे जहां पर अलग अलग सब्जेक्ट्स पढ़ाए जाते थे। Later on, Parishad were set up at the place where learned men lived in good number and gradually these institutions become permanent. और फिर धीरे धीरे यही स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटीज हैं वो ये परिषद ही कन्वर्ट हो गए, ठीक है। क्योंकि परिषद में क्या होता था, अलग अलग जो सब्जेक्ट्स के एक्सपर्ट्स होते थे वो आते थे और वो क्या करते थे, वो अपना अपना कंसेप्ट देते थे। हाँ, और 3 और 20 वाला जो कंसेप्ट हमने पढ़ा था कि परिषद के अंदर आता। सम्मेलन तो आपको पता है कि ये कभी कभी होने वाली मीटिंग होती थी, समझ रहे हो ना। सम्मेलन गोष्ठी उसी तरीके का हो गया जैसे कॉन्फ्रेंस होती है कि किसी टाइम पे कोई पर्सन आया, उन्होंने कुछ इस तरीके की मीटिंग की, मिलना जुलना जो भी मीटिंग होती है, ठीक है, वो पर्टिकुलर टाइम परमानेंट नहीं होता, वो क्या होगा, वो एक तरीके से जैसे 3 दिन के लिए, 2 दिन के लिए, 1 दिन के लिए जैसे मीटिंग होती है ना, कॉन्फ्रेंस 1 डे 2 डे कॉन्फ्रेंस, इस तरीके से क्या होती थी, कॉन्फ्रेंस होती थी और उस कॉन्फ्रेंस का क्या करते थे, ये पार्ट बनते थे। वैदिक एजुकेशन वाज फॉलो, ये वैदिक एजुकेशन के बाद जो एजुकेशन शुरू हुई कौन सी थी, वो सूत्र लिटरेचर की शुरू, ठीक है। ये तो जितना हमने पढ़ा ये वैदिक एजुकेशन के बारे में, जो सबसे पुराना है कौन सा, वैदिक एजुकेशन। तो वैदिक एजुकेशन में क्या क्या होता था, उसके बाद सूत्र एजुकेशन की बात हुई जो 600 BC से 200 BC तक रहा। द ग्रोथ ऑफ वैदिक लिटरेचर बिकम सो वास्ट एंड डिफ्यूज दैट नीड वाज स्ट्रांगली फेल्ट टू इवॉल्व सम प्रैक्टिकल मेथड एंड ह्यूज मास ऑफ वैदिक लिटरेचर। तो वैदिक लिटरेचर मतलब आप ऐसा समझ लीजिए कि उसकी जो जरूरत है ना वो उतनी फील नहीं हो रही थी, जैसे समझ रहे हो ना, एक चीज बहुत लंबे समय तक कंटिन्यू होती है तो वो कहीं ना कहीं नीचे की तरफ आनी शुरू हो जाती है। तो उस टाइम पे लोगों को जरूरत महसूस हुई कि अब कुछ और होना चाहिए। क्या होना चाहिए, अब कुछ और होना चाहिए जिससे कि मतलब कुछ अलग किया जाए, समझ रहे हो ना। तो वो The rules and regulation of education were manifested mainly in the form of धर्म सूत्र। तो उस टाइम पे किसका कंसेप्ट आया, धर्म सूत्र का, जहां पर ये सूत्र के अंदर हार्ड कोर फार्ड प्रिंसिपल कोड ऑफ कंडक्ट ड्यूटीज है वो क्या कर दी गई, सब कुछ मेंशन कर दिया गया। द एंटायर सूत्र लिटरेचर कंसिस्ट ऑफ मेनली 6 डिवीजन, जिसको क्या बोला जाता था, वेदांगास। 6 बना दिए, कौन कौन से, शिक्षा, छंद, व्याकरण, कल्प, ज्योतिष और एक और होगा, 6 हो गए, 1 2 3 4 5, एक और होगा, एक सेकंड। ये होते हैं, ये देखो हिंदी में भी लिखा हुआ है, सदवेदांग, वेदांग कल्प, शिक्षा, व्याकरण, वेदांग ज्योतिष, निरुक्तम,
और छंदास। तो ये टोटल 6 तरह। अब ये आपको पेपर में यहां से डायरेक्ट क्वेश्चन बन सकता है, ठीक है। ये ऐसी चीजें हैं जो आपको डायरेक्ट, जैसे 4 वेदास से क्वेश्चन पूछा जा रहा है, समझ रहे हो, टू द पॉइंट जो चीज होती है उसको हमेशा बेस बना के क्वेश्चन पूछते हैं। एनटीए वाले ऐसे चीजों को हमेशा बेस बना के क्वेश्चन पूछते हैं डायरेक्ट, कि इसका मतलब क्या होगा और इसका मतलब क्या होगा, ठीक है जी। वन स्पेशल फीचर ऑफ एजुकेशन ऑफ दिस पीरियड इज स्पेशलाइजेशन। तो यहां पर अब स्पेशलाइजेशन का फोकस आ गया। एजुकेशन सिस्टम ड्यूरिंग द सूत्रा वाज आइडेंटिकल विद द उपनिषद पीरियड। जो उपनिषद है और वो जो सूत्रा का जो एपिक्स का पीरियड था वो सेम टू सेम था। All the current and written regulations, social and regulations and long-standing conventions has been compiled in Sutra as well. तो पहले वेदास के टाइम पे क्या होता था, सब कुछ कोई मतलब एजुकेशन तो थी बट उतना सिस्टमेटिक नहीं तरीके से, समझ रहे हो, सब कुछ ओरल था। तो सूत्रा के बीच में क्या आया, जब सूत्रस की बात हुई तो सब कुछ कंपाइल किया गया, एक सिस्टमेटिक वे में लिखा गया, उसको संभाला गया। तो ये एक नया लिटरेचर बना जिसको बच्चे पढ़ सकते थे, समझ रहे हो ना। जरूरी नहीं है कि टीचर ही उनको बोल के बताएगा तभी वो उस चीज को सीखेंगे। तो ये बात की गई कि भाई किस तरीके से उनको रिटर्न कंटेंट भी क्या किया जा सकता है, प्रोवाइड किया जा सकता है, राइट। एजुकेशन सूत्रा। और इस टाइम पे 6 सिस्टम ऑफ फिलोसफी भी क्या हुए, काफी ज्यादा फेमस हुए। ये जो है ना, ये वाला पॉइंट है, जैसे बताया ना, कपिला का समख्या, पतंजलि का योगा, गौतम का न्याया, वैशेषिका का, कन्नड़ का वैशेषिका, जैमिनी का कर्म या पूर्व मीमांसा, और उत्तर मीमांसा और वेदांता बाय बद्रान्य। ये वाली स्लाइड, ये जो लिखा हुआ है ना, ये वाला पॉइंट रट लीजिएगा, ठीक है, इसको साइड पे लिख लीजिएगा। इसी टाइम पे महाभारत और रामायण है, वो भी क्या हुए, वो उन एपिक्स को भी इसी टाइम पे जो हमारे सूत्रास का टाइम था या एपिक्स का टाइम था वहीं पे लिखा गया। जो भी रामायण हुआ था, जो भी महाभारत की जो कहानी आप सुनते हो, जो स्टोरी आपको पता है, वो सब चीजें भी किसी टाइम पे सामने आई, वो यही इसी जो सूत्रास का टाइम था उसी टाइम पे आई थी। और इसी टाइम पे जितनी भी जो यूनिवर्सिटीज है ना, वो भी आपकी क्या हुई थी, ओरिजिन में आई थी, जैसे तक्षशिला, उज्जैन, नालंदा, बनारस, वल्लभी, अजंता, है ना। तो ये यूनिवर्सिटीज भी इसी टाइम पे क्या हुई थी, ओरिजिन में आई थी। ये यूनिवर्सिटीज भी इसी टाइम पे क्या हुआ था, ओरिजिन में आई थी। ब्रह्मिकल एजुकेशन। ब्रह्मिकल एजुकेशन हिंदू एजुकेशन के बारे में बात किया गया था। वैदिक, ऋग्वैदिक एजुकेशन was concerned an attempt to preserve contemporary religious text through oral transmission. ऋग्वैदिक एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस कंसिस्टेड ऑफ स्मॉल डोमिसाइल्स ऑफ इंडिया रन बाय ऋषिज, जो ऋषिज होते थे, who admitted purpose for literature its possession. Women were admitted for full religious rites. Post-Vedic early classical period saw the elaboration of rituals related to education. The instance purple first introduction of education was made by the performance of Vidyaram. ठीक है, ये वही पॉइंट है। बस जैसे ब्रह्मिकल एजुकेशन के बारे में बताया था ना, कि इससे पहले जो एजुकेशन होती थी वो वाली थी ना, बुद्धिस्ट एजुकेशन के बारे में। आप लोगों को याद होगा, हमने जो यूनिवर्सिटीज के बारे में पढ़ा था ना, तो पहली 5-6 यूनिवर्सिटीज सारी की सारी बुद्धिस्ट मोनेस्ट्री के साथ रिलेट करती थी, और उसमें एक यूनिवर्सिटी आई थी जहां पर पहली बार स्पेसिफिकली हिंदू रिलीजन की या ब्रह्मिकल एजुकेशन के बारे में बात की गई थी। कौन सी यूनिवर्सिटी थी, मिथिला यूनिवर्सिटी है, जो डायरेक्टली, ठीक है, जहां जिसके बारे में हमने पढ़ा था, राजा जनक और उनकी बेटी सीता माता, उन सभी चीजों के साथ क्या किया गया था, उस चीज को रिलेट किया गया, उन्हीं सारी चीजों के साथ उसको क्या किया गया था, रिलेट किया गया था। उसके बाद आए बुद्धिस्ट एजुकेशन। तो जो नॉन वैदिक के अंदर आते हैं, ये वो लोग हैं जो भगवान को नहीं मानते थे, ठीक है, जैसे जैन, बुद्धिस्ट और चार्ल्स। तो ये नास्तिक स्कूल थे। नास्तिक स्कूल समझ रहे हो ना, जो भगवान को नहीं मानते थे, जो नहीं मानते थे कि भाई भगवान के बारे में। इन्होंने सब लोगों को एजुकेशन की इंपॉर्टेंस दी। ये कुछ भी नहीं मानते थे, ये बिल्कुल नास्तिक स्कूल में आ गए, और इन्होंने बिल्कुल अनऑर्थोडॉक्स, ठीक है, ऑर्थोडॉक्स जो फिलॉसफी थी उसको साइड पे करके अनऑर्थोडॉक्स मतलब मॉडर्न चीजों को लेके आए। ये कहां पे लेके आए, ये अपने आप को मॉडर्न चीजों में लेके आए। Lord Buddha realized the need of education of mass scale. Buddhist education started 26 year. It was collective, ठीक है, और डेमोक्रेटिक प्रिंसिपल, समझ रहे हो ना। तो मतलब जो पहले वाले सिस्टम में जितनी भी चीजें नेगेटिव थी, है ना, जैसे कि जो शूद्र हैं उनको पढ़ाई नहीं करवाई जा सकती,
क्लासेस बनाई थी, ठीक है, ये अलग ऊपर वाले लेवल पे हदीस। तो ये इन सब चीजों को क्या कर दिया, ये जो अथीस्ट एजुकेशन वाले लोग थे, या जो आप बोल सकते हो कि ऑर्थोडॉक्स अप्रोच को फॉलो नहीं करते थे, उन्होंने क्या कर दिया, यहाँ पे चीजों को चेंज किया। उन्होंने बोला कि हम क्या करेंगे, हम सबको पढ़ाई करवाएंगे। हमारा जो फोकस होना चाहिए वो ये होना चाहिए कि सबको पढ़ाएं, इक्वालिटी होनी चाहिए, देयर शुड बी इक्वालिटी, है ना, इक्वालिटी की यहां पर बात की गई। तो बुद्धिज्म के अकॉर्डिंग 4 नोबल ट्रूथ होते हैं, दुख, समुदाय, निरोधा और अथांगा मगा। अब ये मैच द कॉलम में पूछा जा सकता है। दुख का मतलब है कि दुनिया की इसेंस ही क्या है, दुख है, और हर दुख का क्या है, एक कॉज है। सफरिंग कुड बी एक्सटिंग्विश्ड, इसको खत्म किया जा सकता है। कैसे, अगर हम इसको खत्म करना चाहते हैं तो हमारे पास 8 फोल्ड पाथ है। अब ये वो चीज है, देखो मैंने आपको पहले बताया, जब ऐसी चीजें आती हैं तो इस पे स्टार लगा के ना इनको रूट लर्निंग किया करो, इनको याद किया करो। ये वो चीजें हैं जो पूरी क्लास में याद करने वाली होती हैं, टू द पॉइंट होती हैं। मैथ्स द कॉलम में डायरेक्ट क्वेश्चन पूछी जाती है। दुख कि ये पूरी दुनिया है वो दुखों से भरी हुई है। समुदाय, वो दुख कहां से आते हैं, उसका कोई कॉज होगा, उस कॉज को खत्म किया जा सकता है, और उस कॉज को खत्म करने के लिए हमारे पास 8 फोल्ड पाथ है। अगर हम उन 8 चीजों को फॉलो करेंगे तो ये जितने भी दुख हैं, जितने भी दर्द हैं, ये सब क्या किए जा सकते हैं, खत्म किए जा सकते हैं। राइट, तो ये है वो हमारे पास 8 फोल्ड पाथ। राइट व्यू, राइट इंटेंशन, राइट स्पीच, राइट एक्शन, राइट लाइवलीहुड, राइट माइंडफुलनेस, राइट एफर्ट और राइट कंसंट्रेशन। कि अगर हम सही व्यू रखेंगे, हमारी इंटेंशन सही रहेंगी, हमारी जो बोल है, हमारी जो शब्द है वो सही रहेंगे, हमारे एक्शन है वो सही रहेंगे, हमारी लाइवलीहुड है वो सही रहेगी, हमारी जो फोकस है, मेडिटेशन है वो सही रहेगी, हमारे एफर्ट सही रहेंगे, हमारी इंटेंशन, कंसंट्रेशन है, ये सब सही रहेगी, तो हमें कोई भी दुख है वो कभी नहीं आएगा। हमें किसी भी तरीके का कोई भी दुख का सामना नहीं करना पड़ेगा अगर हम इस तरीके से ये 8 फोल्ड ट्रुथ को क्या करते हैं, फॉलो करते हैं। 8 फोल्ड ट्रुथ को फॉलो करते हैं। राइट, ओके। लॉर्ड बुद्धा आस्क्ड हिज फॉलोअर टू अवॉइड वर्ल्डली एक्सट्रीम्स ऑफ इंडल्स। तो उन्होंने बोला कि ये जो हम इतने ज्यादा मटेरियलिस्टिक चीजों में घुसे हुए हैं, इससे हमें बाहर आना है। उन्होंने एक मिडिल पाथ सजेस्ट किया, जिसको मध्यम मार्ग फॉलो किया। एवरीवन वाज रिस्पॉन्सिबल फॉर देयर ओन हैप्पीनेस, स्ट्रेसिंग अपॉन इंडिविजुअल। तो उन्होंने बोल दिया कि इस दुनिया में ना, महात्मा बुद्ध ने बोला कि इस दुनिया में जो भी तुम फेस कर रहे हो, जो भी तुम्हारा दुख, दर्द, खुशियां हैं, वो तुम्हारी वजह से ही है। यू आर रिस्पॉन्सिबल फॉर इट। कि हमने खुद को बनाया, जितने दुख हैं वो हम खुद को दे रहे हैं, जितने सुख हैं वो हमारी वजह से आ रहे हैं। और यहाँ पर बैगिंग का कंसेप्ट आया कि वो अभी भी भिक्षु होते हैं ना, वो मांग के खाते हैं, ताकि उनके अंदर किसी भी तरीके की ईगो ना आए। महात्मा बुद्ध के ने ये बैगिंग का कंसेप्ट दिया कि आप मांग के खाओ, क्योंकि अगर आप मांग के खाओगे तो आपके अंदर कभी ईगो नहीं आएगी। तो इसका मेन पर्पस वही इनलाइटमेंट था। और महात्मा बुद्ध ने क्या बोला कि हमें 5 चीजों से दूर रहना है। कौन सा? वायलेंस, स्टीलिंग, सेक्सुअल मिसकंडक्ट, लाइंग और टेकिंग इंटॉक्सिकेंट, ड्रग्स और ड्रिंक्स। मतलब वायलेंस से दूर रहना है, स्टीलिंग से, सेक्सुअल मिसकंडक्ट से, झूठ बोलने से, गप्पे मारने से, और कोई भी नशा करने से। इन सारी चीजों से हमें क्या करना है? इन सारी चीजों से हमें दूर रहना है। इन सारी चीजों से हमें क्या करना है? दूर रहना है। राइट, 5 थिंग्स। इन 5 चीजों से हमें साइड पे रहना है। लॉर्ड बुद्धा डिलीवर्ड फर्स्ट समन इन द विलेज ऑफ सारनाथ। ये पेपर में क्वेश्चन पूछा गया था। सबसे पहला जो समन हुआ था, जो उन्होंने पहली बार लेक्चर दिया था, वो कहां पे हुआ था? वो सारनाथ में हुआ था।
और इस इवेंट को टर्निंग ऑफ व्हील बोला जाता है, धर्म चक्र परिवर्तन। अब ये स्टैटिक पोर्शन आएगा जो आप लोगों ने याद रखना है, धर्म चक्र परिवर्तन। 8 साल के बाद बच्चा अपनी पढ़ाई शुरू कर सकता था, जिसको बोला जाता है प्रवज्या या पबजा सेरेमनी। दैट वाज ओपन टू ऑल कास्ट। हर कास्ट का बच्चा 8 साल में ये जो पबजा सेरेमनी होती है इसके बाद अपनी पढ़ाई शुरू कर सकता था। लॉर्ड बुद्धा वाज हिज टीचिंग रिटर्न, ये इतना इंपॉर्टेंट। हाँ, इनकी लैंग्वेज कौन सी थी? बुद्धिस्ट एजुकेशन के टाइम पे जो एजुकेशन थी वो कौन सी थी? पाली। याद रखिएगा, पाली एजुकेशन के बारे में बात की गई थी। सब्जेक्ट वही, मेडिसन, तंत्र मंत्र, आर्चरी, एलिफेंट टेमिंग, हंटिंग, वही सारी चीजें थी। अदर इंपॉर्टेंस दिव्यानंद, दीपांसा, महाव्यास, मेलंत, पनहा, ये इनके कुछ और स्क्रिप्चर्स हैं जिसके बारे में यहाँ पर बात की गई है। इसमें ये जो सेरेमनी वाला पॉइंट है और ये धर्म चक्र परिवर्तन वाला पॉइंट है, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। द प्रोस्पेक्टिव भिक्षु एंड भिक्षु और उपासिका वर द मेन स्टूडेंट्स। मतलब ये भी होता था कि अगर आपको एजुकेशन लेनी है तो आपको क्या बनना पड़ेगा? भिक्षु बनना पड़ेगा, जो कि वैदिक एजुकेशन में ऐसा नहीं था, है ना। बुद्धिस्ट एजुकेशन में ये बोला गया कि अगर आपको एजुकेशन लेनी है ना तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा? भिक्षु बनना पड़ेगा। अगर आप भिक्षु बनोगे तभी आपको एजुकेशन प्रोवाइड की जाएगी, उसके बिना आपको एजुकेशन प्रोवाइड नहीं की जा सकती, उसके बिना आपको किसी भी तरीके की एजुकेशन नहीं प्रोवाइड की जाएगी। और टोटल हमारे पास 6 बुद्धिस्ट काउंसिल्स हुई हैं। अब देखो ये 6 बुद्धिस्ट काउंसिल आप लोगों ने ना इनकी प्लेसेस को याद रखना है। टोटल 6 बुद्धिस्ट काउंसिल हुई थी। जो सबसे पहली हुई थी वो कहां पे हुई थी? राजगिरा में, सतापनी। दूसरी कहां पे हुई थी? वैशाली। तीसरी कहां पे हुई थी? त्रिपितिका। चौथी कहां पे हुई थी? कश्मीर में। पांचवी कहां पे हुई थी? 1871 में, बर्मा में। और 6 जो लास्ट काउंसिल हुई थी वो कहां पे हुई थी? यंगून में। अब ये ऐसे ही याद रखना, मतलब इनकी काउंसिल्स यंगून में। तो ये टोटल 6 बुद्धिस्ट काउंसिल्स हुई थी, जिन काउंसिल्स में अलग अलग स्पेक्ट पे क्या होती है? बात होती है, समझ लो। मतलब पहली जो 4 हैं वो तो पुराने टाइम पे ही हो गई थी, जो पहली 4 है ना वो तो एकदम से पुराने टाइम पे ही हो गई थी। और उसके बाद जो 5वीं है वो 18वीं शताब्दी में, मतलब 19वीं सदी में हुई थी। और जो 6th है वो 20वीं शताब्दी में, मतलब 1954 में, 1954 में। और ये इस वजह से किया क्योंकि इस टाइम पे इन्होंने माना था कि 2500 साल पूरे हो चुके हैं बुद्धिज्म के। ठीक है जी, एक सेकंड। चलो इसको थोड़ा आसान कर देते हैं। हाँ, 3rd पाटलिपुत्र में हुई है, मुझे पता है। एक सेकंड, ये रहा। इसको पढ़ लो, ये आसान हो जाएगा। ये देखो, फर्स्ट काउंसिल राजगिरा में, महाकसपा। सेकंड हुई थी वैशाली में। थर्ड हुई थी पाटलिपुत्र में। फोर्थ हुई थी अलोका केव श्रीलंका में। फिफ्थ हुई थी बर्मा में। और 6th हुई थी रंगून में। और धीरे धीरे पार्टिसिपेंट्स भी बढ़े। पहले यहाँ पे 500 लोग थे, फिर 7 से 1000 हुए, फिर 500 ही, इसमें 2400 और इसमें 2500। और इसके साइड पे ईयर्स लिख लेना, पिछली यहाँ से देख के, इनसे देख के ईयर्स लिख लेना। ठीक है। उसके बाद है जैनिज्म। मॉन्क का मतलब जो भिक्षु होते हैं ना, मॉन्क।
जैनिज्म, देखो बुद्धिज्म के साथ जैनिज्म का कंसेप्ट भी आया था, ये भी वो लोग थे जो भगवान को नहीं मानते थे, बट जैनिज्म उतना स्प्रेड नहीं हो पाया जितना बुद्धिज्म स्प्रेड हुआ। ठीक है, पूरे दुनिया में जितना बुद्धिज्म स्प्रेड हुआ उतना जैनिज्म स्प्रेड नहीं हो पाया। द आर्ट ऑफ राइटिंग was very well in India. In Jainism, works such as Samarya Sutra or Pragampara Sutra with reference to 18 different scriptures are available by the former of 64 types. Chinese travelers से जो ह्यून सांग है, that children begin by learning the alphabets and then begin to study of 5 subjects. grammar arts कुछ खास नहीं है इसमें, जो चीज इंपॉर्टेंट है वो देखेंगे। महावीर, महावीर का नाम आप लोगों ने जान रखना है, महावीर जो क्या थे, जैनिज्म की जिन्होंने शुरुआत की थी, महावीर जैन। ठीक है, मौर्य पीरियड को अगली क्लास में पढ़ेंगे। ठीक है, मौर्य और गुप्ता पीरियड रह गया बस मेन। तो जो आपका वैदिक एजुकेशन है, सूत्रास का पीरियड है, और जैनिज्म और बुद्धिज्म है, वो ऑलमोस्ट कवर हो चुका है। इसमें से जो जहां जहां पर आप लोगों को स्टैटिक पोर्शन नजर आएगा ना, उस पे आपने बड़ी बड़ी आंखें करके देखना है, समझ रहे हो ना, उसको आपने बड़ी बड़ी आंखें करके देखना है। बाकी सब चीजें तो सही हैं, बाकी तो कुछ इतनी दिक्कत नहीं आएगी। बाकी तो अगर इससे क्वेश्चन आता है तो आप उसको लाइक लॉजिक से भी बना सकते हो, आप उसको लॉजिक से भी बना सकते हो। बाकी जो भी होगा जैसे भी होगा। अरे पहला पार्ट भी बेटा मेरी प्रोफाइल में ही है यार, जाइए आपको प्रोफाइल में मिल जाएगा। फरवरी के आसपास मैंने वो कोर्स करवाया था, फरवरी या मार्च में, उसमें हमने स्टार्ट पहले का पोर्शन कर दिया, अब इसमें दूसरा पोर्शन है जो हम कवर करने वाले। ठीक है जी, उसमें मैंने पढ़ा दिया है, आप उसको एक बार जाके चेक कर सकते हो चुका है उसमें, आप उसको एक बार जाके चेक कर सकते हो। चलिए, कल आपकी छुट्टी रहेगी, पेपर 1 की क्लास नहीं होगी, शायद शाम को पेपर 2 की है 7 साढ़े 7 बजे, या पेपर 1 की है, या कोई भी नहीं है, मुझे नहीं मालूम। शायद कल कोई क्लास नहीं है, परसों है शायद, संडे को एक क्लास होगी, कल तो शायद आई थिंक कोई क्लास नहीं है। तो कल आप अपना पुराना आगे पीछे का जितना भी पोर्शन आपका पेंडिंग है ना, आप उसको कर लीजिएगा, ताकि बाद में आपको कोई दिक्कत ना आए, है ना। तो चलिए, हैप्पी वीकेंड, खुश रहिए, कल थोड़ा टाइम को यूटिलाइज करने की कोशिश कीजिए, और फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। ठीक है, थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर, ध्यान रखिएगा, खुश रहिए।